Good morning once again, friends. Back to the cardiology dialogues. आज हार्डकोर कार्डियोलॉजी की बात नहीं की जाएगी, कुछ सोशल इश्यूज की भी बात की जाए। काफ़ी लोग अपने बूढ़े माँ बाप को दे के आते हैं दिखाने के लिए और वो कंसर्न्ड भी रहते हैं। और इशू ये होता है कि वो 80, 85, 90 साल के होते हैं और रहते नहीं हैं वो यहाँ, या तो वो दूर शहर में रहते हैं, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, या ओवरसीज़ रहते हैं और उनके बूढ़े माँ बाप यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो उनके लिए वो वरीड रहते हैं। और ये नेचुरल भी है वो वरीड रहना, और प्रॉब्लम भी है कि भाई वो अपनी नौकरी छोड़ के या अपना फ्यूचर देखते हुए वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। और माँ बाप को वो बुलाना चाहते हैं कि वो अपने साथ रहें आके, लेकिन वो माँ बाप इतने ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स से वो ग्राउंडेड होते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे बच्चे भी कहते हैं आप वहाँ आइए साहब, अमेरिका में रहिए आके, या दिल्ली में जो रहती है मेरी लड़की गुड़गांव में, वो कहती है आप हमारे साथ रहिए, अब बहुत हो गया साहब, 72 साल के होने को आए, कब तक आप काम करेंगे। तो मैं काम इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई पैसे कमाने का शौक़ है, कभी नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा वक्त कटका है, कुछ मैं सुबह अपना तैयार होकर टाई वाई पहन के आके बैठूँ, एक 10-15 मरीज़ों से बात करूँ, तो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा लूँ, उनसे इंटरेक्ट करूँ, तो मेरा वक्त कट जाए और मैं बिल्कुल अपने आप को बेकार न समझूँ। तो ये सेकंड इनिंग्स बड़ी एक रिलैक्स टाइप की है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से रहना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी परेशान होते हैं और वो खुद भी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, उनको खुद भी अपनी एक इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि भाई रात बिरात कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप अपने दोस्तों को कुछ ऐसे रखिए पास कि वक्त ज़रूरत पे वो खड़े हो जाएं। आपकी अपनी कॉलोनी है या आपका नेबरहुड है, या आप कहीं आसपास के अस्पताल से अपना कांटेक्ट रखें, उसका इमरजेंसी नंबर रखें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कांटेक्ट कर सकें। अच्छा, वो जो बच्चे लेके आते हैं जनरली उनकी क्या प्रॉब्लम होती है? उनकी प्रॉब्लम होती है कि साहब इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैं कहता हूँ भाई ब्लड प्रेशर का तो काम ही है बढ़ना घटना, और कभी कोई स्ट्रेस होगा चाहे बॉडी में चाहे मेंटल, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा। तो उससे एक रीडिंग से ना घबरा जाइए कि अरे आज तो मेरी 160 हो गई और आज मेरी 170 हो गई। तो आप एक ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर मॉनिटर करिए, हफ्ता 10 दिन देखिए, सुबह उठिए, खाली पेट अपना आके कुर्सी पे बैठ जाइए, मेज़ पे हाथ रख लीजिए, सारे कपड़े हटा के नंगे हाथ पे बीपी देखिए, और ठीक इसी तरह शाम को खाली पेट खाना खाने से 1 घंटे पहले कुर्सी में बैठ के मेज़ पे हाथ रख के कपड़े हटा के बीपी देखें, और एक हफ्ता 10 दिन तक मॉनिटर करें, और वो बराबर अगर बढ़ा हुआ आता है तब फिर आप मेरे पास आएँ तो उसकी दवा हम बढ़ा सकते हैं या फिर से शुरू कर सकते हैं अगर शुरू नहीं की गई है तो एक तो ये ब्लड प्रेशर का इशू है। दूसरा उनको रहता है कि साहब ये इनकी सांस फूलती है, जब ये जीना चढ़ते हैं तो इनकी सांस फूलती है, जब ये बिस्तर या रज़ाई उड़ाते हैं तो सांस फूलती है। और साहब जब टेस्ट कराते हैं, इको कराते हैं, तो वो तो नॉर्मल आता है, एक्सरे में कोई ख़राबी नहीं निकलती है। तो ये एक एजिंग का फैक्टर होता है, जिसमें कि उम्र के साथ जो दिल की मांसपेशी है वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती, वो स्टिफ हो जाती है। और जब आप एक्टिविटी करते हैं तो फिर वो जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वो स्टिफ हार्ट की मसल उतनी अच्छी तरह से उसको हैंडल नहीं कर पाती है ब्लड को, और सांस फूलना शुरू होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जब आप एक्को में देखते हैं तो 50 के ऊपर होता है, लेकिन सांस फूलती है। कभी कभी जो है पैरों पर स्वेलिंग भी आ जाती है, लंग्स में अगर हम आगे से सुनते हैं तो क्रैपिटेशन भी आ जाते हैं। तो काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ पेशेंट जिनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या उम्र बढ़ी हुई होती है, तो ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। और बहुत इसकी कोई दवाएं बनी नहीं हैं, सिवाय इसके कि भाई आप पानी की मात्रा थोड़ी कम रखें, जाड़ों में 1 लीटर से 1.5 लीटर और गर्मियों में 1.5 से 2 लीटर रखें। और अगर ज़्यादा सांस फूलती है तो कुछ डायूरेटिक जिससे एक्स्ट्रा पेशाब हो जाए वो वाली दवाएं खानी पड़ती हैं। और 1-2 नई दवाएं भी आई हैं जो SGLT2 इनहिबिटर में, जैसे ग्लैपोजिफिसिन है या एम्पाग्लिफोसिन है, जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें वो दवाएं भी आप लें। और ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करें,
या डायबिटीज़ है तो उसको अच्छा डायबिटीज़ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे जो 80-85 साल के जो एल्डरली लोग आते हैं उनका आप 5.6 या 6.5 रखें। उनके लिए एक हैप्पी टाइप की हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि 7 और 7.25 के बीच में अगर आपका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन रहता है तो वो आपकी उम्र को देखते हुए ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल। अच्छा, खाने का ये होता है कि वो किसी न किसी को अपने हेल्पर को लगा देते हैं। अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहाँ किसी से कहा तुम मेरे माँ बाप की देखभाल करते रहो, तो वो खाने का बड़ा उनका स्ट्रिक्टनेस होती है कि नमक कम खाओ और शक्कर कम खाओ और चिकनाई मत खाओ। तो मैं कहता हूँ भाई 80-85 वाली उम्र ऐसी नहीं कि उसके ऊपर खाना की बहुत अगर आप रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो वो बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप सब कुछ खाइए लेकिन कम खाइए, क्योंकि अब आप उसकी बेचारे की इस एल्डरली आदमी का जो है वो एक ही चार्म रह जाता है कभी कभी कि भाई ज़्यादा घूम फिर वो पाता नहीं है, तो वो कम से कम जो पसंद की चीज़ें हैं वो तो थोड़ा बहुत खाता रहे। तो आपने वो भी बंद कर दिया तो उसकी लाइफ फेल हो जाती है। तो ये ना करें भाई, अपने पेरेंट्स के लिए आप जो भी वो खाना चाहते हैं, खुशी से खाना चाहते हैं, खाने दीजिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए। अब एक प्रॉब्लम और एल्डरली की आती है, उनको एंजाइना होता है। बहुत से लोगों को एंजाइना होता है इस उम्र पे। मैं उनसे कहता हूँ कि बगैर 80 साल की उम्र पे 100 लोगों की एंजियोग्राफी में कर दूँ तो उसमें 70-80% में कहीं ना कहीं और सीवियर किस्म की जो है ऑब्स्ट्रक्शन निकल आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने लगे या बाईपास करने लगे। करने को तो लोग करते हैं, लेकिन उसकी मेरे हिसाब से उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एंजियोप्लास्टी या बाईपास, मैंने पहले भी कहा है कि जान नहीं बचाते। हाँ, अगर हार्ट अटैक हो गया है उस दौरान अगर आपने घंटे भर के अंदर एंजियोप्लास्टी कर दी तब जान बचने की संभावना रहती है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ एक्टिविटी करने पर एंजाइना हो रहा है या वो पखाने पेशाब जाने में एंजाइना हो रहा है तो फिर उसको दवा से भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से उसकी लेंथ ऑफ लाइफ नहीं बढ़ रही है। 80-85 साल पे वो अपनी एवरेज लाइफ जी चुका होता है। आपका कंसर्न ठीक है, बच्चों का कंसर्न ठीक है कि भाई मेरे माँ बाप को कुछ हो ना जाए, तो होने को तो हम और आप कुछ नहीं रोक सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो आपको बता दे कि कल आपकी जान जाने वाली है, और कोई ऐसा इलाज नहीं है जो मैं कर दूँ और वो बच जाए। तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ कम करने के लिए अगर आपकी दवाएं से तकलीफ़ कम है, या मान लीजिए आप कहते हैं नहीं भाई मैं सुबह टहलने जाता हूँ 2 किलोमीटर मुझे दर्द हो जाता है, तो मैं कहता हूँ भाई मत टहलो, 1 किलोमीटर टहलो वापस आ जाओ, या 1 किलोमीटर टहलो, 10 मिनट बैठ जाओ, फिर 1 किलोमीटर टहलो। तो मैं मालूम है खाना खाने के बाद तेज़ चलेंगे तो दर्द हो जाएगा, तो खाली पेट हो तब जाओ। ये मालूम है कि तेज़ी से जीना चढ़ेंगे तो दर्द हो जाएगा, तो वो अवॉइड करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एल्डरली आदमी अपनी एक्टिविटी को कर्टेल करके अपने एंजाइना को कंट्रोल कर ले जाए, कुछ दवाओं से उसके एंजाइना कंट्रोल हो जाए, तो उसके पीछे एंजियोग्राफी और बाईपास और एंजियोप्लास्टी, क्योंकि वो बेचारा करा भी नहीं सकता। अच्छा, फ्रेल भी होते हैं, बहुत से माँ बाप देखते होंगे दुबले पतले होते हैं, वो किसी किस्म का इंटरवेंशन बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। किडनीज भी उनकी बॉर्डर लाइन होती हैं, आपने बहुत डाई दे दी, किडनी ख़राब हो गई, किडनी बैठ गई, उससे जान का खतरा। तो ये सब चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं कि भाई कुछ एडवांटेज भी है कि नहीं है। लेकिन बच्चे बहुत इंसिस्ट करते हैं, मैंने देखा कि नहीं साहब आप कर दीजिए एंजियोग्राफी, और उनकी माँ बाप कह रहे हैं भैया मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं कराना, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं साहब इनको हम लोग सब कराएंगे, ज़बरदस्ती कराएंगे। अभी 2 मिनट रुकें। तो ये चीज़ आप माँ बाप के पीछे मत पड़िए, उनको अपनी एक लाइफ लीड करने दीजिए, प्यार मोहब्बत से रखिए, खाने पीने दीजिए, और बहुत उनकी आफत मत करिए। क्यों? क्योंकि आप ये सब करा के अपनी जिम्मेदारी, तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। दुनिया ये ना कहे कि देखिए माँ बाप की फिक्र नहीं कर रहे। स्पेशली वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता है। आप बैठे हैं अमेरिका में, माँ बाप हैं यहाँ, तो आपको बुरा लगता है कि यार हम अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पा रहे, तो आप चाहते हैं सब कुछ कर डालें। लेकिन उस सब कुछ करने में आप अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी ज़िंदगी मत परेशानी में डालिए, उनकी लाइफ को कंफर्टेबली चलने दीजिए। तो यही मैं सबको बताता हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, अगर दवा के बावजूद अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि भाई पखाना पेशाब करना मुश्किल है, बैठे बैठे दर्द हो रहा है, तब तो फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तब एंजियोग्राफी भी है, एंजियोप्लास्टी भी है, बाईपास भी है, जो भी खर्चा और ख़तरा उठाते हुए उसको किया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे 80-85 साल के लोग मैंने देखे हैं जो काफ़ी हेल्दी होते हैं, जो एक्टिव होते हैं। वो कहते नहीं साहब आप ये मत समझिए कि हमारी उम्र अब ख़त्म हो गई, हम कुछ नहीं, हम एक्टिव रहना चाहते हैं, हम घूमने जाना चाहते हैं, हम वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, हम खेल भी खेलना चाहते हैं।
तब फिर ऐसी सूरत में हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, फिर अब तो हमको देखना ही पड़ेगा। जब आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, उनके साथ डिफरेंटली डील करना पड़ता है। तो मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी है, ये सब इंडिविजुअलाइज करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने एल्डरली लोगों का जो 80-85 के ऊपर होते हैं उनके बारे में आपसे जिक्र किया। अभी सुबह भी मेरे पास ऐसे 2 पेशेंट आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरह की चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब चीज़ें सब पे नहीं लागू होती हैं। हर आदमी की रिक्वायरमेंट्स, हर आदमी की नीड्स, हर आदमी का ट्रीटमेंट फ़र्क होता है और उसको उस हिसाब से करना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।